नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम बात करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों की, वो खबरें जिनका सीधा असर पूरी दुनिया पर होता है, लेकिन वो खबरें आप तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए वर्ल्ड नाउ में हम लेकर आते हैं आपके लिए दुनिया की हर एक बड़ी खबर। आपको लेकर चलते हैं दुनिया के कोने कोने में और बताते हैं कि दुनिया में क्या कुछ घट रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, पुतिन क्या कर रहे हैं, यूरोपीय देश क्या कर रहे हैं, वो किस ओर जा रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज में आज जिन खबरों की हम बातचीत करने वाले उसमें सबसे पहली खबर जो है वो है पीस डील को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि पीस डील पर बात बन जाए रूस और यूक्रेन के बीच। पीस मेकर डोनाल्ड ट्रंप काफी कॉन्फिडेंट थे, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पुतिन ने ट्रंप की संशोधित पीस डील को सिरे से रिजेक्ट कर दिया है। आखिर इस पीस डील में अमेरिका ने क्या बदलाव किए थे जो पुतिन को पसंद नहीं आए। अब इस रिजेक्शन से रूस यूक्रेन की जंग कब थमेगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इस जंग में एक नया मोड़ देखा जा रहा है। दोनों ओर से वार पलटवार का जो सिलसिला उसे तेज कर दिया गया है। आपको ये भी बताएंगे कि नई पीस डील के अहम पॉइंट्स क्या थे। पीस डील पर बात तो नहीं बनी, लेकिन पुतिन ने यूरोपीय देशों को चेतावनी जरूर दे दी है। पुतिन ने यूरोपीय देशों को कहा है कि अगर यूरोपीय देश शांति नहीं चाहते हैं, वो जंग ही लड़ना चाहते हैं, तो रूस जंग से पीछे नहीं हटेगा, रूस प्रहार से पीछे नहीं हटेगा। आखिर पुतिन यूरोप पर क्यों भड़क गए हैं, आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे जेलेंस्की के यूरोप प्लान की, जहां पुतिन यूरोप को धमकी दे रहे हैं, तो एक जेलेंस्की यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं और यूक्रेन को स्ट्रांग करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसके बारे में एक एक डिटेल आपको बताएंगे। फिर बात करेंगे ट्रंप के प्रवासियों पर प्रहार की। एक बार फिर ट्रंप ने प्रवासियों को घेरा है और इस बार तो कचरा ही बता दिया है। ट्रंप ने सोमालिया समुदाय को कहा कि उनसे बदबू आती है। ट्रंप के इस विवादित बयान से हंगामा मच गया। इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे आखिर ट्रंप क्यों सोमालिया के लोगों से नफरत करते हैं। बात सोमालिया की भी करेंगे। अगर ट्रंप सोमालिया समुदाय को वापस भेजते हैं तो उन लोगों का क्या होगा, क्योंकि देश की स्थिति ठीक नहीं है। और उसके बाद बातचीत होगी पुतिन के भारत दौरे की, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है। पुतिन भारत आ रहे हैं और दुनिया के बड़े बड़े देश घबरा रहे हैं। इस दौरान वो भरोसेमंद दोस्त के घर 30 घंटे गुजारेंगे। रूसी राष्ट्रपति 30 घंटे में क्या क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे। इस मीटिंग पर सिर्फ दो देशों की ही नजर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुपर पावर्स की नजर है। चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो, इस पर भी आपको डिटेल बताएंगे। और बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति की, जिनका घर बिकने वाला है। जी हाँ, ट्रंप ने जिस घर में बचपन गुजारा अब वो बिकाऊ है। आखिर क्यों ये घर बिक रहा है, इस घर के बारे में क्या कहा जा रहा है, बताएंगे आपको। इस घर को खरीदने वाला कौन है और सबसे बड़ी बात है, इस घर की कीमत कितनी है, ये घर कितने में बिकेगा, इसकी डिटेल भी सामने आ गई है। ये भी आपको हम डिटेल से बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात उस मीटिंग की जिस मीटिंग की पर नजर पूरी दुनिया की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी काफी कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर शांति के लिए खास मिशन पर अपने करीबी सहयोगियों को मॉस्को भेजा था, जिनमें उनके दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल थे। कूटनीतिक माहौल में एक उम्मीद जगी थी कि कोई बात बन जाएगी, रूस सीज फायर के लिए राजी हो जाएगा। करीबी सहयोगियों को रूस भेजने के ऊपर इस बात का इशारा साफ था कि ट्रंप शांति वार्ता को लेकर गंभीर थे। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस बैठक में पानी फेर दिया, जिससे शांति की संभावनाएं फिलहाल धुंधली नजर आ रही है, ऐसा दावा अमेरिका कर रहा है। जाहिर सी बात है, पुतिन की अपनी शर्तें हैं, रूस के अपने दावे हैं। पुतिन ने ट्रंप के दूतों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा कि रूस अपनी शर्तों पर ही कोई शांति समझौता करेगा, किसी तीसरे देश के जारी किए गए मसौदे को रूस स्वीकार नहीं करेगा। यानी रूस अपना मसौदा देगा। उन्होंने युद्ध जारी रखने के भी संकेत दिए और कहा है बातचीत एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। रूस की मांगे अभी भी मौजूद हैं और युद्ध के खत्म होने की राह अब और मुश्किल होती दिख रही है। अमेरिका समेत कई देश पुतिन के इस रवैये से निराश हो गए हैं। मॉस्को में ट्रंप के दूतों और पुतिन के बीच करीब 5 घंटे तक मीटिंग चली, लेकिन बैठक खत्म होते होते तक भी ज्यों की त्यों की स्थिति बनी रही। दोनों पक्षों के बीच मुख्य मुद्दों पर कोई साझा समाधान नहीं निकल पाया। दोनों पक्ष अभी जंग को खत्म करने को लेकर सहमति से दूर हैं। मॉस्को में पुतिन और ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के बीच बातचीत चली।
पुतिन के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर यूरी उशाकोव ने कहा कि बातचीत फायदेमंद तो रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है जिस पर सहमति बन जाए। पुतिन का साफ कहना है कि जब तक यूक्रेन रूस को डोनबास का इलाका नहीं सौंपेगा, कोई समझौता हो ही नहीं सकता। यह मुलाकात उस समय में हुई जब अमेरिकी शांति प्रस्ताव पर यूक्रेन और यूरोप दोनों अपनी चिंताएं जाहिर कर चुके हैं। यानी कि रूस अमेरिका की जो मीटिंग है, यह बेनतीजा रही है, ठीक उसी तरह से जब अमेरिका यूक्रेन की मीटिंग रही थी और वो भी एक तरह से बेनतीजा ही साबित हुई थी। इस मीटिंग के बाद रूस का कहना है कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। बातचीत के टेबल पर आए थे और ये मीटिंग की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे ठीक सामने। और मैं चाहूंगा पीसीआर अगर पीछे विजुअल भी स्क्रीन पर डाल पाए तो आप समझ पाएंगे कि लाइव विजुअल से किस तरह से मीटिंग में घंटों मंथन किया गया। यूक्रेन के किसी भी कोर मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिका कुछ नए प्रस्ताव लेकर आया था। रूस को किसी पर भी समझौते की गुंजाइश नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि हमने मुद्दों पर बातचीत की है, लेकिन समाधान पर कोई बात नहीं हुई है। बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई है। रूस के फॉरेन एडवाइजर ने बताया कि पुतिन ने अमेरिकी शांति प्रस्ताव के कुछ हिस्सों से सहमति जताई, लेकिन कई बातों पर साफ तौर पर नाराजगी दिखाई गई। उनके मुताबिक अभी कई मुद्दे हैं जिन पर काम करना होगा। वहीं इस मुलाकात के बाद अमेरिका की तरफ से अभी कोई बयान तो नहीं आया है। स्टीव विटकॉफ मीटिंग के बाद यूएस एम्बेसी गए और ट्रंप को रिपोर्ट करने के लिए वॉशिंगटन लौट गए। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नेटो मीटिंग स्किप की है, शायद मॉस्को मीटिंग के नतीजों पर वॉशिंगटन में फोकस करने के लिए। व्हाइट हाउस ने पहले बहुत आशावादी उम्मीदें लगाई थी और कहा था कि अब और काम बाकी है, लेकिन रूस यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने 28 पॉइंट वाला एक एजेंडा तैयार किया था, जिसे कीव और यूरोपीय देशों की आपत्ति के बाद चेंज किया गया, क्योंकि शुरुआती मसौदे को मॉस्को की शर्तों के प्रति नाकाफी माना गया और बहुत नरम माना गया। यूरोपीय शक्तियों ने जिनेवा में बैठक के बाद ट्रंप के पीस प्लान के जवाब में प्लान पेश किया था, जिसके बाद ट्रंप ने अपने पीस प्लान में काम करना शुरू किया और फ्लोरिडा में यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई। यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों की आपत्तियों के बाद इसे रिफाइन किया गया। अब यह 19 पॉइंट का रिवाइज पीस प्लान बन गया है, जिसमें यूक्रेन की सुरक्षा चिंताओं पर अधिक ध्यान दिया गया है। और यही मसौदा ट्रंप के टेबल पर, पुतिन के टेबल पर ट्रंप की टीम रखने गई थी, जिसे पुतिन ने नकार दिया। तो क्या है 19 पॉइंट के इस मसौदे में, इसको देखना जरूरी है। डोनबास का क्षेत्र जो मांग रहे हैं पुतिन, उसको लेकर कहा गया है कि यूक्रेन को पूरे डोनेस्क और लुहांस्क रूस को सौंपने पड़ते, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। डोनबास क्षेत्र का समर्पण इस प्लान से हटा दिया गया। ये रूस को एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये मांग हटा दी गई है। मौजूदा फ्रंटलाइन से चर्चा शुरू होगी, यह भी खबर आ रही थी। नेटो सदस्यता पर प्रतिबंध हटाया। कहा गया था कि पुराने मसौदे में कि यूक्रेन ये सुनिश्चित करेगा कि वो कभी नेटो सदस्य नहीं बनेगा, लेकिन यूक्रेन को नेटो में न जाने की सख्त शर्त भी नए मसौदे से हटा दी गई। उसके बाद नेटो सदस्यता पर प्रतिबंध को लेकर अब सुरक्षा गारंटी पर फोकस है कि अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देगा। यूक्रेन की सेना को सीमित न करने की बात भी है। पहले यह था कि 6 लाख से कम सैनिक यूक्रेन के पास रहेंगे। पहले सेना का आकार सीमित करने को लेकर कहा गया था। 6 लाख से कम सैनिक ही यूक्रेन रख पाता। वो पुराने 29 पॉइंट वाले मसौदे में था। मूल में रूस के युद्ध अपराधों पर क्षमा की मांग की गई थी, लेकिन अब यह पॉइंट भी हटा दिया गया है। यानी कि जो मूल कॉपी थी, जो 29 पॉइंट वाली कॉपी थी, अमेरिका, यूक्रेन, रूस की संयुक्त वर्किंग ग्रुप पीस काउंसिल का जो गठन होगा, जिसकी अध्यक्षता ट्रंप करेंगे, उल्लंघन पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति उनके पास होगी। युद्ध बंदियों की रिहाई का मामला था। सभी यूक्रेनी कैदियों और अपहृत बच्चों की रिहाई होगी, यह भी इसमें मसौदे में डाला गया। यह नया पीस प्लान है जिस पर अभी बातचीत हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा पेच जो इसमें फंसा है वो 2 पॉइंट पर फंसा है। पहला, जो डोनेस्क और लुहांस्क का इलाका है, जिसे डोनबास कहा जाता है, वो उस पर पुतिन अपनी पूरी दावेदारी रख रहे हैं। और दूसरा, नेटो को लेकर कि नेटो के दरवाजे यूक्रेन के लिए हमेशा खुले रहेंगे, जिसे रूस मानने के लिए तैयार नहीं है।
इसे रिवाइव किया गया है, जो मैंने मसौदे अभी आपको पढ़ाए। योजना को 19 पॉइंट्स में छोटा किया गया है। कुछ विवादास्पद मांगे हटाई गई हैं बिकॉज ऑफ यूरोपियन प्रेशर। जब से नवंबर में अमेरिकी शांति प्रस्ताव सामने आए, यूरोपीय शक्तियां यूक्रेन का समर्थन बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह प्रस्ताव रूस के लिए एक दंडात्मक शांति समझौता हो सकता है, जो रूस के तेल, गैस और दुर्लभ खनिजों में अमेरिकी निवेश का रास्ता खोल सकता है और मॉस्को को ग्रुप ऑफ 8 में वापस ला सकता है। यूके, फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिकी अप्रोच पर सवाल उठाए। वो एक काउंटर प्लान चाहते हैं जिसमें यूक्रेन के लिए स्पष्ट सुरक्षा गारंटी हो। 24 नवंबर को स्वीडन में सहयोगी की मीटिंग हुई, जहां जेलेंस्की ने कहा, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप के संशोधित 19 पॉइंट यूक्रेन शांति योजना को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। नवंबर 2025 में पुतिन ने मूल 28 पॉइंट योजना को अहम और अंतिम शांति समझौते का आधार बताया था। उन्होंने कहा था, अलास्का में ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन की चर्चाओं से ये मेल खाती है। अब एक बार फिर से रूस ने इस नए पीस प्लान को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इसमें वो बातें संशोधित कर दी गई हैं जो रूस के फेवर में जा रही थी। पुतिन ने क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। पुतिन ने 4 बड़ी शर्तें रखे हैं, वो भी आपको बताते हैं, जो अमेरिकी प्लान में शामिल नहीं थी, जिनके बिना रूस किसी शांति समझौते को नहीं मानेगा। उसे इंक्लूड करने की बात वो कर रहा है। तो 4 बड़ी मांग पुतिन की, जो मैंने आपको अभी बताई डोनेट्स्क के बारे में, पूरा डोनेट्स्क और लुहांस्क पर कंट्रोल होगा रूस का। रूस दोनों क्षेत्र 100% चाहता है। अभी रूस के कब्जे में लगभग 70 से 80% का हिस्सा है। पुतिन चाहते हैं कि दोनों प्रदेश पूरी तरह से रूस का हिस्सा मान लिए जाएं। अमेरिकी प्लान में ये मानने को रूस तैयार नहीं है। यूक्रेन कभी भी नेटो में नहीं जाएगा, जो दूसरी बात मैंने आपको बताई थी। रूस की चिंता यही है कि यूक्रेन नेटो में आगे भविष्य में शामिल हो सकता है और नेटो रूस के एकदम बॉर्डर पर आकर खड़ा हो जाएगा। एक लिखित कानूनी डॉक्यूमेंट साइन करे यूक्रेन कि वो नहीं जाएगा कभी भी, ये मांग भी पुतिन कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना छोटी करने की मांग। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन की सेना छोटी कर दी जाए, हथियारों, मिसाइलों और ड्रोन की क्षमता कम कर दी जाए। यूक्रेन पश्चिमी हथियार ना ले, ताकि यूक्रेन भविष्य में रूस के खिलाफ कभी खड़ा ना हो पाए। यूक्रेन में रूसी भाषा आधिकारिक भाषा हो। 2014 के बाद से यूक्रेन ने रूसी भाषा को कई सरकारी क्षेत्रों से हटाया है। रूस चाहता है कि रूसी भाषा को दोबारा लाया जाए। स्कूल, प्रशासन, अदालत, सरकारी दस्तावेज, कॉलेज में फिर से इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा मिले। ये वही मांगे हैं जो पहले ट्रंप के 28 पॉइंट के पीस प्लान में थी, लेकिन यूक्रेन, यूरोपीय देशों को ये प्लान मंजूर नहीं था, जिसके बाद संशोधन हुआ था। लेकिन अब पुतिन को संशोधित प्लान मंजूर नहीं है। यानी पेच कहीं ना कहीं फंस रहा है। पहले यूक्रेन ने पेच फंसाया, अब पुतिन ने पेच फंसा दिया। अभी कोई समझौता नहीं हुआ, कोई नई मीटिंग की तारीख भी फिक्स नहीं है। युद्ध अभी भी पूरी रफ्तार से जारी है। इवन युद्ध का स्केल अभी बढ़ गया है, हमले बढ़ा दिए गए हैं। खास करके पुतिन ने ऐलान किया है कि उन्होंने हमारे ऑयल वेसल्स को जो निशाना बनाया है, इसका बदला रूस जरूर लेगा और रूस अपने हमलों की इंटेंसिटी और बढ़ाएगा। यह ऐलान खुद पुतिन ने किया अभी ठीक चंद घंटों पहले। रूस को लगता है कि ट्रंप दबाव डालकर यूक्रेन से इलाका दिलवा देंगे। वहीं यूक्रेन और यूरोप के लोग कह रहे हैं कि हम रूस के सामने किसी भी कीमत पर घुटने नहीं टेकेंगे। इस शांति वार्ता से पहले पुतिन ने यूरोप को बड़ी चेतावनी दी थी। रूसी राष्ट्रपति ने यूरोप पर अमेरिकी नेतृत्व में हो रही समझौते की कोशिशों को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि उनका कोई पीस एजेंडा नहीं है, वो जंग की तरफ है। मॉस्को में इन्वेस्टमेंट फोरम को पुतिन ने संबोधित किया, जिसमें पुतिन ने यूरोपीय देशों को जमकर फटकार लगाई। पुतिन ने कुछ ऐसा कहा जिससे यूरोपीय देशों की टेंशन बढ़ गई है। क्या कहा इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने, इसे आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बहुत आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं पुतिन, खासकर यूरोपीय यूनियन के खिलाफ, यूरोपीय देशों के खिलाफ। वो कहते हैं रूस का यूरोप पर हमला करने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर यूरोप हमारे साथ युद्ध करना चाहता है और युद्ध शुरू करता है तो हम तुरंत तैयार हैं। युद्ध की ओर यूरोप का कोई भी कदम ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिसमें बातचीत करने वाला कोई नहीं होगा। प्रस्तावों में बदलाव करने का आरोप लगाया। इसमें ऐसी मांगे शामिल है जो रूस को बिल्कुल मंजूर नहीं है। इस तरह पूरी शांति प्रक्रिया को रोक दिया गया। ये सब कुछ यूरोप की वजह से हुआ है। इसके लिए रूस ने सीधे सीधे यूरोप को दोषी ठहराया और यूरोप जो है वो रूस को दोषी ठहरा रहा है। पुतिन ने जो कहा वो उनके पुराने बयानों जैसा ही है। मॉस्को में इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित करने के बाद राजधानी के दूसरे हिस्से में पुतिन अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मिले। जब ये बातचीत चल रही थी उस समय
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा कि यूक्रेन अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की ओर से मिलने वाले इशारे का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अधिकारी बातचीत के बाद सीधे यूक्रेन को बताएंगे कि बैठक में क्या क्या हुआ और उसके बाद यूक्रेन अपना अगला कदम तय करेगा। यूक्रेन के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें पहले से अंदाजा था कि पुतिन का रुख कैसा रहेगा। वो कुछ बातों पर सहमति और कुछ पर सख्त आपत्ति जताएंगे। पुतिन का यह बयान उस समय आया है जब यूरोप और नेटो देशों की ओर से यूक्रेन को सैन्य समर्थन लगातार बढ़ाई जा रही है और यूरोपीय देश इस वक्त बड़ी वॉर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। वैसे इन दिनों यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूरोप के उन देशों का दौरा कर रहे हैं जिनके रूस के साथ संबंध अच्छे नहीं है और जिन्होंने रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन को मदद दी है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूरोपीय देशों के दौरे पर ज़ेलेंस्की पहुंचे हैं और यूरोपीय देशों में उन्हें अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। अगर तस्वीर को आप गौर से देखेंगे आप, मैं चाहता हूं जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए आप कि किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, रेड कार्पेट वेलकम किया जा रहा है और यूरोपीय देश ज़ेलेंस्की को कितना एंटरटेन कर रहे हैं इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ज़ेलेंस्की आयरलैंड पहुंचे जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ज़ेलेंस्की अपनी पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का के साथ डबलिन पहुंचे जहां उन्हें आयरिश प्रधानमंत्री मिशेल मार्टिन और अन्य नेताओं ने गर्मजोशी से वेलकम किया। आयरिश सरकार ने यूक्रेन को अतिरिक्त लगभग 1100 करोड़ की सहायता की मंजूरी दी है। इसमें यूक्रेन की ऊर्जा, बुनियादी ढांचे की बहाली और यूरोपीय संघ EU सदस्यता के लिए प्रशिक्षण शामिल है। आयरलैंड ने अब तक यूक्रेन को कुल 1 बिलियन से ज्यादा की मदद दी है जिसमें मानवीय सहायता, शरणार्थी समर्थन और सैन्य उपकरण भी शामिल। ज़ेलेंस्की ने आयरिश संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आयरलैंड स्वतंत्रता की कीमत समझता है और रूस पर दबाव बनाए रखने का उन्होंने आह्वान किया। भाषण के अंत में सभी सदस्यों ने 1 मिनट के लिए खड़े होकर तालियां बजाई। ये तस्वीर देखिए आप, ये भाषण खत्म होने के बाद की तस्वीर है। ज़ेलेंस्की ने शांति योजना पर जोर दिया और कहा कि यूक्रेन कभी इतना शांति के करीब नहीं था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और रूस की बातचीत के बाद मिलने वाले संकेत आगे की रणनीति तय करेंगे। इसके बाद पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये भी तस्वीर देखिए किस तरह से लोग ताली बजाकर ज़ेलेंस्की को प्रोत्साहित कर रहे थे, उनको समर्थन जाहिर कर रहे थे। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका और रूस की बातचीत के बाद मिलने वाले संकेत ही आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन हर दिन जाने गंवा रहा और अब ठोस नतीजों की जरूरत है, केवल बातों से काम नहीं चलेगा। यूक्रेन और आयरलैंड के बीच संबंध रूस के 2022 के आक्रमण के बाद और मजबूत हुए हैं। आयरलैंड ने यूक्रेन को मानवीय और वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान की है, जबकि यूक्रेन के हजारों नागरिक आयरलैंड में शरण ले चुके हैं। आयरलैंड और यूक्रेन के बीच जो रिलेशन है उसको भी जरा देखते हैं। आयरलैंड यूक्रेन की संप्रभुता का दृढ़ समर्थन करता है। सैन्य सहायता जैसे मिसाइल, ड्रोन और रक्षा प्रणाली प्रदान की जाती है। 125 मिलियन यूरो की मदद तक दी गई है। यूक्रेन की EU सदस्यता में सहायता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। यूरोप में सबसे ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थियों को जगह दी गई है। 2022 से 2024 तक 1,10,000 यूक्रेनी शरणार्थियों को सुरक्षा दी गई। अस्थायी सुरक्षा योजना के तहत आयरलैंड ने स्वीकार किया है। वर्तमान में करीब 80,000 से 1 लाख यूक्रेनी आयरलैंड में रह रहे हैं, जो स्थानीय समुदायों में योगदान भी दे रहे हैं।
आर्थिक सहयोग की नजर से देखा जाए तो आयरलैंड यूक्रेन इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की गई, जो वार्षिक रूप से व्यापार, निवेश और द्विपक्षीय क्षमता को बढ़ावा देता है। दोनों देशों के बीच व्यापार और संयुक्त कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के बीच सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और साइबर सुरक्षा में साझेदारी यूक्रेन की पुनर्निर्माण सहायता भी जारी है। आयरलैंड यूक्रेन को जितना लंबा लगे समर्थन देने का वादा करता है, खासकर रूस अमेरिका शांति वार्ता के बीच। दोनों देश शांति, यूरोपीय एकीकरण और सांस्कृतिक बंधनों पर जोर देते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि आयरलैंड ने हमें घर और सुरक्षा दी है, जबकि आयरिश नेता मार्टिन ने यूक्रेन की नन्ही लेकिन साहसी सेना की प्रशंसा की है। जेलेंस्की यूरोपीय नेताओं से समर्थन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जेलेंस्की फ्रांस पहुंचे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 2 हफ्ते में दूसरी बार मुलाकात की है। जेलेंस्की ने मैक्रों से एलईसी पैलेस में मुलाकात की, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये एलईसी पैलेस की तस्वीर है जो इस वक्त आपके सामने है। और एलईसी पैलेस के बाहर दोनों नेता नजर आए, इमैनुअल मैक्रों और उनकी वाइफ फर्स्ट लेडी, और साथ ही साथ जेलेंस्की और उनकी वाइफ। इस तस्वीर में आप चारों को साथ साथ देख सकते हैं। जेलेंस्की ने मैक्रों से एलईसी पैलेस में मुलाकात की है। ये उनकी 17 नवंबर 2025 की पिछली यात्रा के ठीक 15 दिन के बाद की तस्वीर है। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन में शांति वार्ताओं पर चर्चा की, खासकर अमेरिकी मध्यस्थता के संदर्भ में। पेरिस में हुई इस बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैक्रों ने घोषणा की कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का काम पूरी तरह फाइनल हो चुका है। उन्होंने रूस की डोनबास इलाके पर कब्जे की मांग को भी खारिज कर दिया। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध जल्द समाप्त होना चाहिए और शांति टिकाऊ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समझौते से युद्ध के दौरान रूस को किसी तरह का फायदा मिलने जैसा संदेश नहीं जाना चाहिए। मैक्रों ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ईयू एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे रूस की फ्रीज संपत्तियों का इस्तेमाल यूक्रेन की मदद के लिए किया जा सके। उन्होंने कहा कि यूरोप ने रूस पर अब तक के सबसे सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। इससे रूस की तेल, गैस और शैडो फ्लीट को निशाना बनाने में मदद मिली है। मैक्रों ने यूरोपीय एकजुटता पर जोर दिया और कहा कि यूक्रेन और यूरोपीय देशों में वार्ता की मेज पर शामिल होना चाहिए। फ्रांस ने साफ साफ कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा हमारे यूरोप की सुरक्षा का हिस्सा है। फ्रांस ने 2022 से यूक्रेन को लगातार समर्थन दिया है। अभी हाल ही में 100 राफेल जेट के लिए भी डील यूक्रेन के साथ फ्रांस ने की है। यूक्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी अभी मिसाइल और ड्रोन हमले हैं। फ्रांस ने इसमें सबसे ज्यादा योगदान दिया। फ्रांस ने कहा कि वो यूक्रेन का एयर डिफेंस पूरी तरीके से खड़ा करने में मदद करेगा। जेलेंस्की मैक्रों न समझौते जो का बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि फ्रांस की बड़ी डिफेंस कंपनियां यूक्रेन में ही हथियार और ड्रोन बनाएंगे। इससे यूक्रेन की समस्याएं हल होंगी। लड़ाई के दौरान सप्लाई चेन लंबी नहीं होगी। खुद का डिफेंस इंडस्ट्री भी खड़ा होगा। युद्ध के बाद यूक्रेन की अर्थव्यवस्था भी मजबूती से उभरेगी। फरवरी 2022 में जंग शुरू होने के बाद जेलेंस्की का 10वां पेरिस दौरा था। 17 नवंबर 2025 को विलाकोब्ले एयरबेस पर हस्ताक्षरित समझौते के तहत यूक्रेन को फ्रांस से 100 राफेल फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का इरादा साइन किया गया था, जिसके बारे में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। यूक्रेन पिछले 3 साल से जंग की गिरफ्त में है। वहीं रूस जैसे ताकतवर सेना और लड़ाकू विमानों के मुकाबले ये पिछड़ रहा था। ऐसे में यूक्रेन ने फ्रांस के साथ 100 राफेल जेट्स पर डील पर मुहर लगाई है। फ्रांस का राफेल दुनिया के खतरनाक और भरोसेमंद 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट माना जाता है। राफेल एक ऐसा विमान है जो हवा में लड़ सकता है, जमीन पर हमले कर सकता है और समुद्र के ऊपर भी ऑपरेशन कर सकता है। यानी ये हर तरह की लड़ाई में इस्तेमाल होता है। आइए आपको बताते हैं कि राफेल को आसमान का सिकंदर क्यों कहते हैं और फ्रांस को अपने इस आसमानी शिकारी पर इतना भरोसा क्यों है। राफेल को आसमान का बादशाह कहा जाता है। मल्टी रोल फाइटर जेट है। एक उड़ान में एयर टू ग्राउंड, रिकॉन और न्यूक्लियर स्ट्राइक करने में सक्षम है। इसे ओमनी रोल फाइटर जेट कहा जाता है। राफेल में हवा में ही रिफ्यूलिंग हो सकती है। स्पीड सुपरसोनिक है। राफेल की रफ्तार 2202 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल की फुर्ती जबरदस्त है। ये दुश्मनों को चकमा देने में माहिर है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है।
राफेल आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। सबसे एडवांस रडार तकनीक राफेल AESA रडार से लैस है। इसमें स्टेल्थ टारगेट को दूर से भांपने की क्षमता है। राफेल में मल्टी टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम भी है। खराब मौसम में भी 100% एक्यूरेसी के साथ यह ऑपरेशन करता है। स्ट्राइक हथियार की क्षमता भी काफी जबरदस्त है। एक साथ 6 हैमर मिसाइलों को ले जा सकता है, जिसमें 6 टारगेट्स एक साथ लॉक किए जा सकते हैं। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर बम, मीका और मीटियोर मिसाइलों से इसे लैस किया गया है। मीटियोर सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी नो एस्केप जोन दुनिया के में सबसे ज्यादा है। फिर इसकी स्पेक्ट्रा की ताकत भी इसे बाकी जेट से अलग करती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। ये राफेल को लगभग हर तरह के मिसाइल लॉक से बचाता है। रडार से लगभग अदृश्य कर देता है। जैमिंग, डिकॉय और ऑटो इविजन से भी इसे लैस किया गया है। इसमें राफेल हाई स्टेक्स मिशन का चैंपियन कहलाता है और राफेल का जलवा भी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पूरी दुनिया ने देखा। न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी राफेल को एटमी हथियारों के साथ तैनात किया जा सकता है। इसे स्ट्रेटेजिक डिफेंस फोर्स का आधार माना जाता है। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि उड़ता हुआ युद्ध तंत्र भी आप इसे कह सकते हैं। यूक्रेन की हवा में कमजोरी इस वक्त बड़ी समस्या और रूस हर महीने 6,000 ग्लाइडेड बम मारता है, जो सीमा पर बसे शहरों को तबाह कर रहे हैं। और ये डील यूक्रेन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जेलेंस्की ने ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, यूरोपीय संघ के नेताओं और नेटो प्रमुख स्टोल्टनबर्ग से भी बातचीत की है। आपको बताते हैं कि वो कौन से देश हैं जो रूस के खिलाफ हैं और पुतिन जिन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि आग से मत खेलो वरना हाथ जल जाएंगे। आइए देखते हैं रूस के खिलाफ किन देशों ने एकजुटता का परिचय दिया है। सबसे पहले तो बात पोलैंड की ही होगी। पोलैंड, इसके अलावा जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, फिर फिनलैंड, लातविया, एस्टोनिया, फिर इसके बाद लिथुआनिया और फ्रांस। हालांकि इसे मेजर की प्लेयर्स कम नजर आ रहे हैं अगर फ्रांस को छोड़ दिया जाए। लेकिन जेलेंस्की को भी एक डर है, वो ये कि रूस यूरोप और यूक्रेन की डील वाली मांगे रूस से मनवाने में नाकाम रहे तो ट्रंप इस डील से कदम पीछे ले सकते हैं, जिसके संकेत नजर आने लग गए हैं। यूक्रेन का कहना है कि अगर ये मांगे मान ली गई तो आत्मसमर्पण के बराबर होंगी। इसे अंततः रूसी विजय के प्रति नजरिया मिलेगा। हालांकि वॉशिंगटन ने कीव के लिए 10 साल की सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन पुतिन के यूरोप की चेतावनी यूरोपीय देशों में, अमेरिका में और पूरी दुनिया में टेंशन पैदा कर रही है। तनाव और चेतावनी भी इसे देखा जा रहा है कि कहीं तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं दिखाई दे रही। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी की, जिसको लेकर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप खबरों में है। आलम यह है कि अब वो शरणार्थियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सोमाली शरणार्थियों को कचरा कहकर पुकारा है। यह बयान उन्होंने 2 दिसंबर 2025 को व्हाइट हाउस में कैबिनेट मीटिंग के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने मिनेसोटा की सोमाली समुदाय, कांग्रेस वुमन इल्हान उमर और शरणार्थी नीतियों पर हमला किया। यह बयान उस समय आया है जब प्रशासन ने मिनेसोटा में बिना दस्तावेज वाले सोमालियों पर आवर्जन कार्रवाई बढ़ा रहा है। ट्रंप ने कहा है ये लोग कुछ नहीं देते, बस शिकायत करते हैं। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका में सोमाली नहीं चाहते और उन्हें अपने देश लौटकर उसे ठीक करना चाहिए, क्योंकि सोमालिया की हालत ठीक नहीं है। अमेरिकी राजनीति और प्रवासी समुदायों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा हो रही है। अमेरिका की राजनीति में फिर से डोनाल्ड ट्रंप का विवादित बयान चर्चा में है। क्या कहा उन्होंने, जरा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि सोमालिया बदबू करता है और किसी वजह से एक खराब देश है, ये कुछ भी योगदान नहीं करते। मैं उन्हें अपने देश में नहीं चाहता। अगर हम देश में कचरा लाते रहेंगे तो हम गलत दिशा में जाएंगे। ये लोग सिर्फ शिकायत करते हैं, जहां से आते हैं वहां उनके पास कुछ भी नहीं है। ट्रंप ने सोमालिया को नरक तक बता दिया।
फिर कहते हैं जब वो नरक जैसी जगह से आते हैं और यहां आकर सिर्फ और सिर्फ शिकायत करते रहते हैं, उन्हें वापस वहीं जाना चाहिए जहां से वो आए। इस तरह के प्रवासी कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, इन पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने सोमाली शरणार्थियों को अमेरिका के लिए बोझ बताया और कहा कि उनके देश बदबूदार है, इसलिए उन्हें यहां नहीं आना चाहिए। ट्रंप ने आरोप लगाया कि सोमाली अप्रवासी अमेरिकी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर निर्भर रहते हैं और देश के लिए कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं देते। उन्होंने कहा कि वो कुछ घंटे भी नहीं देते, कुछ वक्त भी नहीं देते। मैं चाहता हूं कि वो अपने देश में वापस लौट जाए। ट्रंप ने मिनीसोटा से डेमोक्रेट सांसद इल्हान उमर, जो कि बचपन में सोमालिया से अमेरिका आई थी, उनको भी फिर से निशाने पर लिया और कहा कि इल्हान उमर भी कूड़ा है, इनके दोस्त भी कूड़ा है। इस पर उमर ने सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए लिखा कि उनकी मेरे प्रति दीवानगी अजीब है। आशा है कि उन्हें वो मदद मिले जिसकी उन्हें जरूरत है। यही वो इल्हान उमर है जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अब जरा फुल स्क्रीन देखिए। ये सोमालिया के रहने वाली थी, लेकिन अब वो सांसद हैं अमेरिका में। ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया जब मिनीसोटा राज्य में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। वहां अभियोजक कह रहे हैं कि $1 अरब से ज्यादा पैसे ऐसी सामाजिक सेवाओं में चले गए जो असल में मौजूद ही नहीं थे। इसका बड़ा हिस्सा सोमाली अमेरिकियों ने गलत बिलिंग से लिया था। मिनियोपोलिस सेंट पॉल मेट्रो क्षेत्र, जहां ज्यादातर सोमाली समुदाय रहता है, इस हफ्ते डिपोटेशन की कार्रवाई तेज की जाएगी। इनका मुख्य फोकस उन सोमालियों पर होगा जिनके खिलाफ अंतरिम निर्वासन आदेश जारी हो चुका है। इस कार्रवाई के लिए आइस एजेंट्स और अन्य संघीय अधिकारियों की स्ट्राइक टीम्स बनाई जाएंगी, जिसमें पूरे देश से लगभग 100 एजेंट शामिल होंगे। अब आपको बताते हैं कि मिनीसोटा में सोमाली लोगों पर आरोप क्या लगे हैं, एलिगेशन क्या है। आरोप यह है कि मिनीसोटा में सरकार ने कोविड में गरीबों की मदद के लिए एक योजना चलाई थी। इसमें करप्शन की बात आ गई है। इसमें क्या था, जैसे फूड वेलफेयर हेल्थ प्रोग्राम के लिए डॉलर दिए गए, लेकिन फिर हुआ क्या कि कुछ लोगों ने इस पैसे का गलत इस्तेमाल किया। फर्जी कागज, नकली बिल, झूठे दावे किए। असली में खाना दिया नहीं, लेकिन सरकार से पैसे लेकर डकार गए। जो इस धोखाधड़ी में पकड़े गए वो सोमाली मूल के हैं। जांच में कहा गया कि जो पैसा धोखे से लिया गया उनमें से कुछ रकम अवैध रूप से सोमालिया भेजी गई और शक है कि उसका कुछ हिस्सा अल-शबाब आतंकी संगठन तक भी पहुंचा है। लगभग 8,000 करोड़ के घोटाले का शक है। अगर रुपए के हिसाब से देखें तो एक बड़ा अमाउंट है, बड़ी रकम है। इसे अमेरिका का सबसे बड़ा कोविड-19 फ्रॉड केस माना जा रहा है। मैं तो डोनाल्ड ट्रंप से कहूंगा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीबीटी स्कीम से कुछ सीखें, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है, कोई बीच में बिचौलिया नहीं होता है, पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में सरकार की तरफ से, एक पैसा इधर से उधर नहीं। डीबीटी स्कीम में, कोट करना चाहूंगा फिर से, डीबीटी स्कीम में। खैर, अमेरिका का सबसे बड़ा कोविड-19 फ्रॉड केस। मिनीसोटा में एक नॉन प्रॉफिट संगठन फीडिंग आवर फ्यूचर ने इस प्रोग्राम के तहत फंडिंग ली, लेकिन संगठन से जुड़े अधिकारियों और उससे जुड़े सोमाली अमेरिकी व्यवसायियों ने नकली कंपनियां बनाकर राज्य की सेवाओं के लिए बिल भेजे जो कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। इसलिए कुछ फंड अनजाने में आतंकवाद को फाइनेंस करने तक पहुंच गए। मिनीसोटा यूएस अटॉर्नी कार्यालय ने घर की तलाशी ली, दस्तावेज जब्त किया और अब फंड को ट्रैक किया जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी राज्य मिनीसोटा में देश की सबसे बड़ी सोमाली कम्युनिटी रहती है। सोमाली समुदाय ने यहाँ सैकड़ों व्यवसाय शुरू किए हुए हैं, जैसे कि मिनियोपोलिस में कार्मेल मॉल, जो अफ्रीकी बाजार जैसा नजर आता है। 2006 में इनका खरीदी पावर $164 से $494 मिलियन के बीच था। इसके अलावा कई संगठन बनाए गए हैं। बहुत सारे लोग छोटे बड़े दुकान, रेस्टोरेंट, टैक्सी, ट्रक ड्राइविंग का काम करते हैं। अब टीपीएस समाप्त होने का मतलब यह है कि जिन सोमाली नागरिकों को यह सुरक्षा मिली हुई थी कि वो अमेरिका में रहकर अपने काम और अपने रहने का वैध आधार खो सकते हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि देश भर में टीपीएस प्राप्त सोमालियाओं की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी वो परिवार जो लंबे समय से अमेरिका में रह चुका है, जिनके बच्चे हो सकते हैं
काम हो सकता है, उन पर बुरा असर हो जाएगा। समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल गहरा गया है। सोमाली लोगों पर डोनाल्ड ट्रंप क्या एक्शन लेना चाहते हैं, ये देखिए, इसको भी समझते हैं। मिनियोपोलिस और सेंट पॉल शहर में सबसे ज्यादा सोमाली रहते हैं, ऐसा डेटा कहता है। करीब 70 से 80 हजार मूल के सोमाली रहते हैं। ये लोग सोमालिया में गृह युद्ध की वजह से शरणार्थी बनकर आए थे। टीपीएस के जरिए इन्हें कानूनी सुरक्षा भी मिली है। 1990 में अस्थायी सुरक्षा स्टेटस देने वाला प्रोग्राम बनाया गया था। टीपीएस का उद्देश्य उन लोगों को सुरक्षा देना है जो अपने देश से वापस लौटे हैं किसी खतरनाक स्थिति की वजह से। गृह युद्ध, प्राकृतिक आपदा या गंभीर अस्थिरता वाले देश के लोगों को टीपीएस कहा जाता है। टीपीएस आमतौर पर 6 से 18 महीने के लिए होता है। 2025 में सिर्फ 705 सोमाली व्यक्ति टीपीएस लाभार्थी हैं। टीपीएस का मतलब होता है टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस। सोमालिया के लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सोमालिया की स्थिति अभी इतनी खराब है कि कई लोग वापस भी नहीं जा सकते। आतंकी हमले, अल-शबाब की हिंसा, सरकारी अस्थिरता, ऐसे जगह लोगों को वापस भेजना उनकी जान को जोखिम में डालने जैसा होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अड़े हुए हैं। सोमालिया में भूखमरी, सूखा, नौकरी की कमी, मेडिकल सुविधाओं की भयंकर कमी है। इस हालत में किसी को मजबूर करके अगर वहां वापस भेजा जाता है तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। जो सोमाली परिवार सालों से, दशकों से अमेरिका में है, अगर टीपीएस हटा दिया जाए तो उनका काम, उनका घर, उनका स्कूल, पढ़ते बच्चे सब खतरे में। टीपीएस उन्हें डर से बाहर रखता है कि अचानक उन्हें देश से बाहर नहीं किया जाएगा। अमेरिकी एजेंसियां मानती हैं कि अल-शबाब की शक्ति अभी बहुत ज्यादा हो चुकी है, उसे रोकना जरूरी है। पिछले हफ्ते वॉशिंगटन में 2 नेशनल गार्ड सैनिकों की गोलीबारी की घटना में अफगान मूल के संदिग्ध के बाद ट्रंप ने कई देशों के प्रवासियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जिसके बाद सोमालिया समुदाय पर भी तलवार आ गई है। मिनियोपोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने कहा है कि ट्रंप का बयान न केवल गलत है बल्कि उस समुदाय का अपमान भी है जिसने शहर की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रे ने कहा कि सोमाली प्रवासियों ने यह कारोबार शुरू किया, नौकरियां पैदा की और मिनियोपोलिस की सांस्कृतिक पहचान को समृद्ध किया। पूरे समुदाय को खलनायक बनाना न सिर्फ गलत है बल्कि संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन भी है। लेकिन अब ट्रंप का सोमालिया के लोगों के कचरे वाले बयान ने समुदाय को और डरा दिया है, क्योंकि कचरे का क्या करते हैं हम? कचरे को घर से बाहर निकाल देते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को देखा जा रहा है। लेकिन बात अगर सोमालिया के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए तो क्या इतने लाख लोग वहां एडजस्ट हो सकते हैं? सोमालिया की बात करें तो सोमालिया एक ऐसा देश है जहां पिछले कई दशक से हालात बहुत खराब हैं और इतने खराब हैं कि लोग मजबूरी में भागकर दूसरे देशों से शरण मांगते हैं। सोमालिया अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। 1980 में यह देश ठीक ठाक चल रहा था। 1991 में राष्ट्रपति बरे की सरकार गिर गई और कई सालों से स्थिर सरकार नहीं चल पाई। सरकार गिरने के बाद गृह युद्ध के हालात हो गए। जगह जगह आतंकी और मिलिशिया कबीलों का नियंत्रण हो गया। ये लड़ाई 30 साल से जारी। पुलिस, सेना कमजोर नजर आती है, कानून ठीक से काम नहीं कर पाता। सोमालिया को दुनिया के सबसे अस्थिर देशों में गिना जाता है। 2006 में अल-शबाब नाम का आतंकवादी संगठन यहीं से उभरा। अल-शबाब सोमालिया के 50% ग्रामीण इलाकों को कंट्रोल करता है। अगर आप उनके आदेश नहीं मानते हैं तो वहां मार दिया जाता है, घर जला दिए जाते हैं, परिवार को धमकी दी जाती है। सोमालिया की अर्थव्यवस्था पहले खत्म हो चुकी है। जीडीपी दुनिया में सबसे कम है। लाखों लोग संयुक्त राष्ट्र की मदद के भरोसे जिंदा है। खाना आएगा तब कुछ खाएंगे। 40 लाख से ज्यादा लोग भूखमरी की कगार पर रहते हैं और हर साल हजारों बच्चे कुपोषण से मारे जाते हैं। पिछले 3 दशकों से यह देश हिंसा, भूख और आतंक के साए में जी रहा है। 1991 में सरकार गिरने के बाद सोमालिया कभी खड़ा ही नहीं हो पाया। कबीले, वॉरलॉर्ड्स और निजी सेनाओं के बीच लगातार लड़ाई। देश कई हिस्सों में बढ़ चुका है और एक बड़ा भाग कानून से बाहर है। लाखों परिवारों के लिए रोज की जिंदगी एक जंग बन चुकी है। पुलिस सेना इतनी कमजोर कि उनके इलाकों में उन्हें तैनात करना भी मुश्किल है। इसलिए लाखों सोमाली अपनी संपत्तियों बेचकर जान बचाने के लिए किसी तरह से यहां से निकल जा चुके हैं। कुछ पड़ोसी देशों में पहुंचे हैं, कुछ यूरोप पहुंचे, कुछ अमेरिका पहुंचे हैं, क्योंकि घर में रहना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। इसलिए
अब जब ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया, जिसमें वो सोमाली लोगों को कचरा बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगले 3 साल में डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये रहेगी कि वो किसी तरह से सोमालिया के इन लोगों को अपने देश से बाहर डिपोर्ट कर दें। उसके बाद वो सोमालिया में जाए, मिडिल ईस्ट में जाए, उससे अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है। चलिए बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट खबर वर्ल्ड नाउ में। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के आधिकारिक दौरे पर आ रहे हैं। आपको कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल सकती है। तस्वीर अब देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये एससीओ समिट की तस्वीर, जब तियानजिन में पुतिन और मोदी मिले थे। हालांकि इस मुलाकात के बाद एक व्यक्ति जो आपको बाद में फ्रेम में नजर आएगा, वो काफी चढ़ा हुआ दिख रहा था, वो थे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। और इसके पहले एक और तस्वीर दिखाई, वो 2021 की तस्वीर है। अगर वो तस्वीर पहले मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा वो चलाएं। ये देखिए तस्वीर, ये फाइल फुटेज है। कुछ ऐसी ही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी जब पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी। ये तस्वीर जरा फुल स्क्रीन देखिए, मैं आपको बताता हूं। ये तस्वीर 2021 के दिसंबर की तस्वीर है, जब उस वक्त 6 दिसंबर को पुतिन भारत आए थे और उसके ठीक 2 महीने के बाद रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू कर दिया था। पुतिन और मोदी जब भी मिलते हैं, ऐसे ही गर्मजोशी से मुलाकात वाली तस्वीर सामने आती है, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स अभी हमने आपके सामने रखे और ये तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिलेगी। 2022 में यूक्रेन पर रूस की विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद ये पहली भारत यात्रा है। हालांकि रूस और भारत के बीच में हर साल शिखर वार्ता होती है, लेकिन पुतिन 2021 में दिल्ली आए थे और अब 2025 में आ रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच 23वां द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन होना है। इसे काफी अहम माना जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन भारत के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। करीब 30 घंटे की पुतिन की यात्रा होगी। पुतिन इस दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने पर जोर देंगे। पुतिन की इस यात्रा के दौरान भारत के साथ कई सैन्य समझौता कर सकते हैं। रूस के निचले सदन में ड्यूमा ने भारत और रूस के साथ सैन्य समझौते को मंजूरी दे दी है। रूसी राष्ट्रपति 4 दिसंबर की शाम को नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पीएम मोदी उनकी मेजबानी करेंगे। 30 घंटे का यह विजिट रहेगा, जिसमें निजी और आधिकारिक कार्यक्रम शामिल हैं। नई दिल्ली में 7 लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, जिसमें रूसी खुफिया एजेंसी भी शामिल हैं। भारत दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक की सबसे उच्च श्रेणी की वीवीआईपी सुरक्षा का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। मोदी दुनिया के उन चुनिंदा शासन प्रमुखों में से एक हैं जिन पर पुतिन बेहद भरोसा करते हैं। एक्शन से भरपूर इस यात्रा के दौरान टॉप सिक्योरिटी पक्का करने के लिए रूस से 4 दर्जन से ज्यादा टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर पहले ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। रूस के प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के हाई ट्रेंड लोग भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के टॉप कमांडोज, स्नाइपर्स, ड्रोन, जैमर, एआई मॉनिटरिंग सिस्टम, सब कुछ तैनात कर दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले 5 लेयर की मल्टी सिक्योरिटी लेयर घेरे को तैयार किया गया। दिल्ली पुलिस और एनएसजी के अधिकारियों के साथ ये अधिकारी रूसी राष्ट्रपति के काफिले के गुजरने वाले हर रास्ते को पहले ही सैनिटाइज कर दे रहे हैं। खास ड्रोन ये पक्का करेगा कि राष्ट्रपति की सिक्योरिटी के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम की नजर हर समय उनके काफिले पर रहे। कई स्नाइपर राष्ट्रपति के आने जाने वाले रास्ते को कवर करेंगे। जैमर, एआई मॉनिटरिंग और फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे पुतिन की सिक्योरिटी के लिए बड़े पैमाने पर डिप्लॉय किए गए हैं। कुछ इक्विपमेंट भी हैं। पुतिन के लैंड करते ही उनमें से हर एक एक्टिव हो जाएगा। सिक्योरिटी ड्रिल पहले ही कर ली गई है। सिक्योरिटी डिटेल में हर कोई कंट्रोल रूम में लगातार टच में रहेगा। सबसे पहले आपको जो पुतिन का शेड्यूल है वो बताते हैं, क्या कार्यक्रम अभी तक जारी हुआ है। 4 दिसंबर की शाम लगभग 5 बजे के आसपास पुतिन
नई दिल्ली में लैंड करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी के साथ डिनर का कार्यक्रम रखा गया है 7 बजे। इसके बाद लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात होगी दोनों नेताओं के बीच। 5 दिसंबर सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। उन्हें तीनों सेनाओं की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सुबह 10 बजे पुतिन राजघाट जाएंगे, वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 11 बजे हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ बैठक है। भारत रूस की 23वीं शिखर सम्मेलन वाली बैठक होगी। बैठक में दोनों देशों के बीच डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर समझौतों पर मुहर लग सकती है। फिर शाम 4 बजे पीएम मोदी के साथ भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। यहां मुख्य फोकस द्विपक्षीय व्यापार को और मजबूत करने का होगा, खासकर तेल कैसे भारत अपनी करेंसी में खरीदे और ज्यादा तेल रूस से। अब डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लगे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीति देखें, हमें तो भाई सस्ती एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताइए मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, जब वहां पर रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। उस दिन देर शाम राष्ट्रपति पुतिन वापस रूस लौट जाएंगे, यानी कि 5 के देर शाम। 30 घंटे के भारत प्रवास के बाद राष्ट्रपति पुतिन भारत से वापस लौटेंगे। माना जा रहा है कि पुतिन के इस दौरे में कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं। इसके बाद दोनों नेता ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करेंगे। रूसी राष्ट्रपति के इस दौरे में दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, तकनीक, अंतरिक्ष और सामरिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी। कई महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है, जिसके बारे में रूसी प्रवक्ता पेस्कोव पहले ही जानकारी दे चुके हैं। इस दौरे में पुतिन मोदी के बीच होने वाली बातचीत सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं होगी, बल्कि ये दौरा भारत रूस के रिश्तों की नई दिशा बनेगा। रक्षा सौदे, ऊर्जा साझेदारी, आर्थिक सहयोग, वैश्विक मामलों पर आम सहमति दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। पुतिन की यात्रा के लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स की व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। यह 7 लेयर सुरक्षा कवच है, जिसमें भारतीय और रूसी एजेंसियां शामिल हैं। दिल्ली में हाई अलर्ट है और सभी एजेंसियों को 24/7 निगरानी पर रखा गया है। कौन कौन सी सुरक्षा एजेंसियां तैनात की गई, जरा इसको भी आप देख लीजिए। सुरक्षा एजेंसियों में सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और रशियन एफएसओ का सहयोग रहेगा। सभी एजेंसियां पुतिन के रूट, होटल और कार्यक्रम स्थलों में तैनात किए जाएंगे। ट्रैफिक रूट और मैनेजमेंट को लेकर देख लीजिए। पुतिन के हवाई अड्डा से पीएम आवास तक ग्रीन कॉरिडोर है। राष्ट्रपति भवन, राजघाट, हैदराबाद हाउस तक भी ग्रीन कॉरिडोर है। इसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो एक बार देख लीजिएगा, कल ट्रैफिक का और परसों भी ट्रैफिक का, घर से निकलने से पहले। जहां जहां पर पुतिन का काफिला जाएगा, उन जगहों को पहले ही सिक्योरिटी ऑफिसर्स सैनिटाइज कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि वो कोविड वाला सैनिटाइज नहीं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहां कोई चूक ना हो जाए, हर चीज जांच ली जाएगी। यात्रियों को असुविधा कम हो, इसके लिए एडवाइजरी दी जाएगी। खुफिया और निगरानी, जिसमें रूसी एसवीआर, एफएसबी जो खुफिया एजेंसी है, केजीबी और भारतीय आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और आरएडब्ल्यू जॉइंट ऑपरेशन में रहेगी। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी है। सीसीटीवी और साइबर थ्रेट मॉनिटरिंग भी की जा रही है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रोटोकॉल और लॉजिस्टिक्स, पुतिन का ठहरना भी गोपनीय है। रूसी प्रतिनिधिमंडल के लिए विशेष वाहन और मेडिकल टीम भी है। सैन्य तैनाती भी की जाएगी। हवाई क्षेत्र में वायुसेना की तैनाती रहेगी। राष्ट्रपति भवन को पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। नो फ्लाइंग जोन रहेगा पूरा इलाका। हालांकि भारत और रूस की दोस्ती या साझेदारी सालों पुरानी है और इस दोस्ती में कहीं कोई चूक ना हो जाए। पुतिन इस वक्त बहुत ही सेंसिटिव पर्सन्स में से एक हैं। वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल सिनारियो को अगर अभी आप देखें तो, इसलिए उनकी सुरक्षा में ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
भारत और रूस के रिश्ते भी 70 से ज्यादा साल पुराने हैं। आजादी के तुरंत बाद सोवियत संघ ने भारत से रिश्ते अच्छे करने शुरू कर दिए थे। सोवियत संघ टूटने के बाद भी भारत रूस के रिश्ते बहुत मजबूती के दौर में आए। व्लादिमीर पुतिन और अटल बिहारी वाजपेयी ने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष और तेल ऊर्जा में बड़े समझौते हुए। लेकिन मोदी पुतिन के दौर में इन रिश्तों को एक पर्सनल केमिस्ट्री मिली। दोनों कई इंटरनेशनल मंचों पर एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करते हुए नजर आते हैं। पुतिन कई बार प्रधानमंत्री मोदी की स्वतंत्र नीति और आत्मनिर्भर भारत की तारीफ कर चुके हैं। यहां तक कि याद है मुझे वार्ता पुतिन की जिसमें वो कह रहे थे कि रूस को भी वैसा ही करना चाहिए कि अपने ही देश में बने हुए सामान को ज्यादा खरीदना चाहिए, जैसा कि मोदी कहते हैं। वहां उन्होंने कोट भी किया था। पुतिन को यह बात भी सबसे ज्यादा पसंद है कि भारत अमेरिका रूस के टकराव के बावजूद भारत किसी दबाव में नहीं झुका। वहीं मोदी भी पुतिन को ऐसा लीडर मानते हैं जिनके साथ तेल सौदे, रक्षा तकनीक, रणनीतिक साझेदारी लंबे समय तक बिना उतार चढ़ाव के चलती है। जहां दोनों देश रिश्तों में हाई वैल्यू को मेंटेन करते हैं। जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तब दुनिया के ज्यादातर देश रूस से दूर हो गए, लेकिन उस दरमियान भी भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा, सैन्य सहयोग जारी रखा और दुनिया को समझाया कि जो भारत के राष्ट्र के हित में है, भारत के 140 करोड़ लोगों के हित में, भारत वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। यह पुतिन के लिए भी बड़ा संदेश था कि भारत एक भरोसे का साथी है। दोनों का वर्किंग स्टाइल भी मिलता है। अगर दोनों नेताओं की बात की जाए, दोनों डिसाइसिव लीडर्स हैं, दोनों लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, दोनों जियो पॉलिटिक्स में शक्ति संतुलन की राजनीति समझते हैं, दोनों ने एक दूसरे से सीधे संवाद अभी तक बनाए रखे हैं। पुतिन हमेशा कहते हैं कि भारत विश्व राजनीति में एक स्वतंत्र आवाज है। पुतिन को पसंद है कि मोदी किसी के कहने पर नीति नहीं बदलते। चाहे अमेरिका भी दोस्त तो रूस भी दोस्त है। चीन पर भारत की सख्त नीति है, लेकिन जब एससीओ होता है तो जिनपिंग से भी मोदी मुलाकात करते हैं। और कोई ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं, चाहे फिर वो रूस से दोस्ती पर ट्रंप का टैरिफ प्लान ही क्यों ना हो। ट्रंप ने खुले ऐलान तौर पर कहा, खुला ऐलानिया कहा कि भारत पर हमने 50% का टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि भारत रूस के वॉर को फंड कर रहा है। भारत के हाथ खून से रंगे हुए हैं। जबकि यह बात भी उतनी ही सच है कि यूरोप और अमेरिका और तुर्की जैसे देश भी रशिया से जमकर ऑयल, गैस और बाकी फर्टिलाइजर और परमाणु ऊर्जा की चीजें लेते हैं। लेकिन फिर भी रूस पर प्रेशर बनाने के लिए और भारत रूस से दूर हो जाए, दोनों की दोस्ती जो है खटाई में बढ़ जाए, दोनों के रिलेशन डीरेल हो जाएं, इसकी वजह से भारत पर 50% का टैरिफ इंपोज किया गया कि हम रशिया से ऑयल लेना बंद कर दें और हम दूसरे देशों से ऑयल लेना शुरू करें। लेकिन नतीजा आपके सामने है। और अब जब पुतिन भारत आ रहे हैं तब अमेरिका में, वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में खलबली लाजमी है। उनका उछलना, चिड़चिड़ाना, बौखलाना लाजमी। हालांकि अभी तक कोई रिएक्शन तो आया नहीं है। नजर हमारी रहेगी वर्ल्ड नाउ में, हम आपको जरूर बताएंगे कि अमेरिका में सब क्या चल रहा है। लेकिन इतना सन्नाटा भी ठीक नहीं है जिस तरह से अभी तक अमेरिका की तरफ से कोल्ड रिएक्शन है। खैर, वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। बारी है आज के सवाल की। इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में हमारा आज का सवाल है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अस्ताना, ऑप्शन बी इस्तांबुल। सही जवाब भेजिए 72407 पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब आपको बताते हैं कल के विनर का नाम। कल के विनर बने हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से साहिल ठाकन। साहिल, बहुत बहुत बधाई आपको जल्द ही इंडिया डेली की तरफ से दिया जाएगा एक शानदार तोहफा। इसके साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव।